हाय, संपूर्ण में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम बुद्धि टॉपिक के रिलेटेड बातें पढ़ रहे थे। बुद्धि टॉपिक में हमने उसकी परिभाषा, अर्थ को और उसके प्रकारों को और उसके सिद्धांतों को पढ़ लिया था। ये लास्ट सेकंड पार्ट बुद्धि का है। बुद्धि के लिए सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बुद्धि की परीक्षण या फिर बुद्धि के मापन के बारे में समझेंगे और एक संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है उसको समझेंगे। अगर आज का पार्ट हो जाता है तो हमने मतलब कि साइकोलॉजी के 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए होंगे, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और आगे की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम बुद्धि के सिद्धांतों से। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से जो सिद्धांतों के नाम और सिद्धांतों को का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर लिखे, ताकि पास्ट वीडियो का आपका रिवीजन हो जाए। तो पहला सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत। तो वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन ने। प्रतिपदर्शी प्रतिमान का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। ये सिद्धांत नया है, लेकिन इसका नाम याद रखो और प्रतिपादक का नाम याद रखो, ठीक है। फिर पदानुक्रमी एवं क्रमित महत्वपूर्ण बुद्धि का सिद्धांत सील बर्ट एवं वर्नर ने दिया था, जो कि मैंने आपको बता दिया था। सक्रियता का उत्पादक सिद्धांत बुद्धि संरचनात्मक या त्रिआयामी सिद्धांत। देखो, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। इसके अन्य नाम है, हमने सिर्फ त्रिआयामी नाम से पढ़ा था, लेकिन इसको सक्रिय उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं और बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था? गार्डनर। बुद्धि का क व बुद्धि ख का सिद्धांत हैब ने दिया था, जो कि हमने पढ़ लिया है। ब्लूम का सिद्धांत ब्लूम ने दिया, ये तो इतना नहीं है। फिर धारा प्रवाह का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? केटल के द्वारा। ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको ध्यान में रखना, धारा प्रवाह का सिद्धांत। तो अब नई शुरुआत करते हैं, बुद्धि परीक्षण के बारे में समझते हैं, ठीक है। हाँ, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि मापन या परीक्षण का कार्य सबसे पहले फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने द्वारा किया गया था। उन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण सन 1905 में तैयार किया था। उन्होंने मनोवैज्ञानिक साइमन के साथ मिलकर अलग अलग आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षण हेतु प्रश्नावली का निर्माण किया। इन प्रश्नावली को बीने साइमन मानक्रम कहते हैं। इस लाइन से या फिर इस पैराग्राफ से आप क्या समझे, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मोटी मोटी बातें बता देता हूँ जो हमारे लिए जानने योग्य हैं। उसके अलावा हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, ठीक है। तो बुद्धि के मापन के बारे में हम समझ रहे थे, और बुद्धि का मापन सबसे पहले या फिर बुद्धि के मापन के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है। और उनके साथ उनके समर्थक कौन थे? तो साइमन। ये इतना याद नहीं रखना, पर बुद्धि का पहला परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बीने के द्वारा। कहाँ के थे? तो वो फ्रांस के थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो बुद्धि परीक्षण किया उसका नाम क्या रखा? बीने साइमन इंटेलिजेंट स्केल या फिर बीने साइमन बुद्धि मानक्रम, ठीक है। बीने साइमन बुद्धि मानक्रम या फिर बीने साइमन इंटेलिजेंट स्केल। ये पहली बार जब उन्होंने प्रयोग किया और परीक्षण का निर्माण किया, तब इन्होंने अपने परीक्षण का नाम रखा। कब किया था ये इंपॉर्टेंट है, 1905 में। तो हमने इस पैराग्राफ से क्या क्या सीखा वो समझ लेते हैं। हमने इस पैराग्राफ से सीखा कि बुद्धि परीक्षण जो है, बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या है कि एक बच्चे में कितनी बुद्धि लब्धि है या फिर वो उसके अंदर कितनी क्षमता है किसी ज्ञान को ग्रहण करने की, उसका परीक्षण करना बुद्धि परीक्षण कहलाता है, ठीक है। तो यह परीक्षण करने की विधि सबसे पहले किसने तैयार की थी? अल्फ्रेड बीने ने। कहाँ के थे? फ्रांस के। कब तैयार की? 1905 में। किसके साथ मिलकर? साइमन के साथ मिलकर, ठीक है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ बुद्धि परीक्षण के साथ। बुद्धि परीक्षण का विकास कैसे हुआ इसको समझते हैं। 1913 और 16 की अवधि में अमेरिकन के एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक M.L. टर्मन, यहाँ से सिर्फ टर्मन इतना नाम याद रखो तो भी चलेगा, ने के निर्देशन में बीने साइमन मानक्रम के कुछ उपयुक्त संशोधन किए गए तथा इसका नाम स्टैनफोर्ड बीने मानक्रम रखा गया। अब देखो क्या हुआ, जो बीने साइमन परीक्षण उन्होंने तैयार किया था, एक मतलब परीक्षण की विधि पूरी तैयार की थी, तो टर्मन जी जो थे उन्होंने इस पर शोध करके एक नया परीक्षण बनाया, उसी पर शोध करके, ठीक है, दूसरा अलग से नहीं बनाया। उनमें जो कुछ गलतियां थी उनको सुधार करके और कुछ नई चीज़ें जोड़कर फिर से परीक्षण को नया परीक्षण बना दिया, और उसका क्या नाम रखा? स्टैनफोर्ड बीने मानक्रम, ठीक। ये पहले क्या नाम रखा, बाद में क्या नाम रखा, वो नहीं पूछते। संशोधन किसने किया? टर्मन ने।
कहाँ से पढ़े हुए थे ये पूछ सकता है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ये पूछा जाता है। और कब किया था ये भी चांसेस कम है कब किया था यूँ। बस फर्स्ट वाली लाइन याद रखनी, बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले किया था, पहली लाइन। सेकंड लाइन 1905 में किया था। थर्ड लाइन साइमन के साथ किया था। उसके बाद संशोधन किसने किया, टर्मन ने। इन बातों को ही ध्यान में रखना है। आगे समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए वो देखते हैं। टर्मन ने अन्य मनोवैज्ञानिक, फिर टर्मन भी क्या हुए अन्य मनोवैज्ञानिक के साथ यानी मेरिल के साथ प्रयोग कर इस मानक्रम को पुनः संशोधन किया और इसका नाम क्या रख दिया, टर्मन मेरिल मानक्रम। टर्मन ने बुद्धि परीक्षण हेतु बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। देखो आईक्यू जो हम आजकल आज की भाषा में बोलते हैं कि तेरा आईक्यू लेवल हाई है, मेरा लो है, या फिर मेरा हाई है तो आपका लो है, तो ये आईक्यू लेवल जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले टर्मन ने दिया। ठीक है, यानी कि बुद्धि परीक्षण या फिर बुद्धि लब्धि जो शब्द है वो टर्मन ने दिया, लेकिन बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया है ये पूछा जाए तो अल्फ्रेड बिने ने किया। अब इसका सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। एम ए, एक मिनट, हाँ अब अच्छे से समझा सकता हूँ मैं आपको। एम ए यानी मानसिक आयु बटे सी ए इंटू 100, ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है, सॉरी टर्मन के द्वारा। इस सूत्र को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एम ए का मतलब होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु मीन्स कि जैसे कि हर एक एज ग्रुप के लिए इन्होंने प्रश्न निर्माण किए थे, जैसे कि 3 प्रश्न पहले साल के बालक के लिए, फिर दूसरे साल के लिए 3 प्रश्न, 3 साल के लिए 3 प्रश्न, ऐसा मान लो। ठीक है, अगर आपने पहले साल के बच्चे के जो प्रश्न हैं उनको हल कर दिया, दूसरे साल के लिए भी हल कर दिया, तीसरे साल के लिए भी हल कर दिया, चौथे साल के जो बच्चे के 3 प्रश्न थे वो आप हल नहीं कर पाए, तो आपकी मानसिक आयु कितनी होगी, 3 साल। अब आप जैसे जैसे 3-3 प्रश्न जोड़ियों में हल करते जाएंगे, 5वें साल के, 6ठे साल के बच्चे के, फिर अगर आपने 8वें साल के बच्चे के प्रश्न हल कर दिए और 9वें साल के लिए जो प्रश्न बनाए थे वो हल नहीं कर पाए, तो आपकी मेंटल एज कितनी होगी, 8 साल। अब सी ए का मतलब करंट एज या फिर वास्तविक आयु, जैसे कि आपने 9 साल के बालकों की जो परीक्षण के लिए प्रश्न थे वो हल कर दिए, तो आपकी मेंटल एज यानी एम ए तो सी ए 9 हो गई। अब वास्तविक आयु आपकी 12 साल है, 15 साल है, 18 साल है, तो वो वास्तविक आयु जो है जिसके आधार पर आपकी जन्म की गणना होती है वो वास्तविक आयु सी ए में आती है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो टर्मन के द्वारा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा बुद्धि परीक्षण के बारे में। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। उनमें संशोधन किसने किया, टर्मन ने। सूत्र किसने दिया, टर्मन ने। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पर फ़ोटो खींच के लाया हूँ या फिर फ़ोटो एक डाउनलोड करके दी है मैंने, इसको समझते हैं कि किस बच्चे का कितना आईक्यू रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो पहली बात तो स्टर्न, टर्मन और मेरिल एवं वेस्लर के अनुसार ये बुद्धि परीक्षण दिया गया है, इस बात को समझना। अब जिसका आईक्यू लेवल, अब जैसे कि एक बच्चे के मैं यहाँ पर समझाता हूँ, एक बच्चे की आईक्यू एम ए मतलब मेंटल एज, उसने 10 साल के बच्चे के जो सवाल थे वो कर लिए। उसकी आयु है 20 वर्ष, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कट गया, कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करते पे कितना आता है 50, तो उसका आईक्यू लेवल कितना हो गया 50। तो यहाँ पर 50 वाले आईक्यू लेवल के लिए बच्चे को क्या कहा जाता है, मूर्ख। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि 50 आईक्यू लेवल वाले बच्चे को मूर्ख कहा जाता है। अब ये सारणी जो है इसको मैं आपके सामने अच्छे से साझा करता हूँ, समझाता हूँ कि इस सारणी को कैसे पढ़ा जाता है और कौन से आईक्यू लेवल वाले बच्चे को क्या कहा गया है। ये सारणी स्टर्न व टर्मन, मेरिल व वेस्लर के अनुसार बनाई गई है, जिनमें इनका कहना था कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 0 से 25 के बीच में आता है तो उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है, 25 से 50 के बीच में आता है तो उसे मूढ़ बुद्धि कहा जाता है, 50 से 70 के अंदर आता है तो उसे मूर्ख कहा जाता है। फिर से याद करते हैं, पहले जड़ आएगा, फिर मूढ़, फिर मूर्ख। 0 to 25, 25 से 50, 50 से 70। ठीक है, जड़ बुद्धि 0 से 25, मूढ़ बुद्धि 25 से 50 और मूर्ख बुद्धि 50 से 70। ठीक है, अब हम आगे की जो चीज़ें उनको समझते हैं।
जिनके आईक्यू लेवल 70 से 80 के बीच में रहता है उनको निर्बल क्षीण हीन सीमांत मंदबुद्धि कहा गया है। क्या क्या कहा गया है एक बार फिर से याद कर लेते हैं। क्षीण भी कह सकते हैं, निर्बल भी कह सकते हैं, हीन भी कह सकते हैं, या फिर सीमांत मंदबुद्धि भी कहा जा सकता है इस बालक को। 80 से 90 आईक्यू लेवल वाले को मंद बुद्धि, या फिर मंद बुद्धि या फिर औसत से पिछड़ा कहा गया है। 90 से 110 तक औसत या सामान्य कहा गया है। सामान्य बालकों की बुद्धि इतनी होती है कितनी, 90 से 110 तक की। यह याद रखना है क्योंकि औसत या सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि पूछी जाती है। 110 से 120 तक की बुद्धि को औसत से अधिक कहा गया है। 120 से 140 तक की बुद्धि को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि वाला बालक कहा गया है। और 140 से ऊपर के प्रतिभाशाली बालक कहा गया है आईक्यू लेवल वाले बालक को। 140 से ऊपर के आईक्यू लेवल वाले बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। अब बुद्धि परीक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण होता क्या है। अभी तक हमने बुद्धि परीक्षण से पहले हमने आईक्यू लेवल की बात की और बुद्धि परीक्षण की जो बातें थी उनको समझा, उसकी परिभाषा को, या फिर उसको बुद्धि परीक्षण नाम किसने दिया, बुद्धि परीक्षण की खोज किसने की, इनके बारे में। अब जो बुद्धि परीक्षण है वो 2 प्रकार से होता है। मीन्स कि अगर आपको किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की बुद्धि आईक्यू कितनी है, आईक्यू कितना है, तो आप व्यक्तिगत तरीके से ज्ञात कर सकते हो। या फिर आप कक्ष में हो, बहुत सारे छात्र हैं तो उनका आईक्यू लेवल चेक करना है एक साथ, तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। और एक प्रकार होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं, जिनको मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। अगर कोई पढ़ा लिखा है जिसको लिखे हुए प्रश्न पढ़कर समझता है और वो फिर अपने भावों को व्यक्त कर सकता है तो उसके लिए शाब्दिक परीक्षण होता है। सामूहिक में भी यही होता है कि जो छात्र समूह में जो भी हैं, अगर वो पढ़ सकते हैं, भाषा को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने भावों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं तो उनके लिए शाब्दिक परीक्षण है। अशाब्दिक परीक्षण में वो ऐसा परीक्षण होता है जिसमें कोई अशिक्षित व्यक्ति जिसको भाषा पढ़ने नहीं आती हो तो उस पर अशाब्दिक परीक्षण किया जा सकता है, या फिर उस समूह पर अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण किया जा सकता है। अब जो पढ़ नहीं सकता है उसके सामने प्रश्नावली कैसे रखेंगे, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो उसके सामने कुछ क्रियाकलाप रख देते हैं, जैसे कि चित्र रख देते हैं और उसे कहते हैं कि अब आपके मन के विचार बताओ, तो उससे इस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल पता चलेगा। उसके सामने कोई समस्या रख देते हैं और कहते हैं कि समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से वो अपने भाव को व्यक्त करेगा। वह अशाब्दिक होता है परीक्षण। अब शाब्दिक परीक्षण में क्या होगा, कुछ एक क्वेश्चंस उसको पेपर में लिख के दे देंगे और फिर उसको उनके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, उसे ही शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। बुद्धि परीक्षण के बारे में हम समझा। बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, और सामूहिक भी 2 प्रकार से होते हैं, अशाब्दिक और शाब्दिक। अभी हम पर्टिकुलरली व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बारे में समझेंगे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उसके 2 प्रकार हैं, मैंने आपको बताया था, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक कौन कौन से हैं और किन वैज्ञानिकों ने अशाब्दिक परीक्षण दिए उनको समझते हैं। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, यह बीने द्वारा दिया गया था। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, वो टर्मन वाला था। बर्ड तर्क शक्ति परीक्षण, टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण, भारत में हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए बनाई गई थी। यह व्यक्तिगत परीक्षण है जो 5 आपके सामने निम्न है। कौन कौन से, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, बर्ट तर्क शक्ति परीक्षण, टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण, भारत में हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल 5 से 16 वर्षों के लिए। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो सेंग्विन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, पोंटियंस नाम है वैज्ञानिक का। भूल भुलैया परीक्षण, गुड इनफ ड्रॉमैन। यहाँ पर देखो, भूल भुलैया परीक्षण में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, एक व्यक्ति के सामने भूल भुलैया रख दी जाती है, फिर भूल भुलैया में उस व्यक्ति को फंसा दिया जाता है और उसे हल करने के लिए कहा जाता है। ड्रॉमैन टेस्ट, उसमें एक चित्र व्यक्ति का बनाना पड़ता है। मेरिल पार्मर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, मतलब ब्लॉक्स रख देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इससे किसी का घर बनाओ या फिर कुछ आकृति बनाओ।
गोडार्ड सेंग्विन आकृति फलक टेस्ट आकृति बनाने के लिए, और भारत में भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, यह परीक्षण 11 से 16 वर्षों के बच्चों के लिए होता है। चंद्रमोहन भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट बैटरी की पंच प्रशिक्षण है, मीन्स कि इसमें 5 भाटिया जी ने 5 परीक्षण दिए थे। ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, सेकंड अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, अंकों से संबंधित परीक्षण और चित्र रचना परीक्षण। इसमें क्या होता है, ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट में एक बच्चे के सामने ब्लॉक्स रख ब्लॉक दिए जाते हैं और वो उनसे डिज़ाइन बनाता है। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, जिसमें पास जो होते हैं उन पास किए, मतलब कि पासे टाइप के कुछ खेल होते हैं। पहला है ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, सेकंड है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, थर्ड है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, अंकों से संबंधित परीक्षण और चित्र रचना से परीक्षण। यह अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं हम सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों को भी 2 भागों में बांटा गया है, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। हम सबसे पहले शाब्दिक परीक्षण को देख लेते हैं। तो आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक परीक्षण के अंदर आता है। कौन सा परीक्षण? आर्मी अल्फा परीक्षण। सेवा सामान्य वर्गीकरण भी शाब्दिक में आता है। टर्मर मानसिक योग्यता समूह परीक्षण, और चौथा है भारत में डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण। पांचवा लज्जाशंकर झा कृत सामूहिक परीक्षण, डॉक्टर एस झालोटा कृत परीक्षण। भारत में कितने हुए? 3। कौन कौन से? सोहनलाल, लज्जाशंकर और एस झालोटा द्वारा यह बुद्धि परीक्षण दिए गए थे। कौन से? शाब्दिक। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये है कि आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो कौन सा है? शाब्दिक परीक्षण। आर्मी बीटा एक नेक्स्ट एग्जाम के आएगा एग्जाम्पल, वो अशाब्दिक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है क्या कि आर्मी अल्फा जो परीक्षण है वो शाब्दिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण। अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण, देखो यहाँ पर आर्मी बीटा है। आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो किसके लिए है? अशाब्दिक के लिए। आर्मी अल्फा जो परीक्षण है वो किसके लिए है? तो शाब्दिक के लिए। शिकागो द्वारा और शाब्दिक परीक्षण, यहाँ पर शिकागो नहीं है, हाँ शिकागो अशाब्दिक परीक्षण है, शाब्दिक की जगह अशाब्दिक, और शाब्दिक नहीं, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। पिजन और शब्द परीक्षण, पिजन अशाब्दिक परीक्षण, और नहीं यहाँ पर और शब्द नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह अशाब्दिक है, और जो लिखा हुआ है मिस टाइप हुआ है, और शब्द अशब्द परीक्षण है। केटल कलर फ्री टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस टेस्ट, ये जो है अशाब्दिक परीक्षण है। अब आखिरी एक नया परीक्षण वेस्टलर द्वारा प्रयुक्त किया गया था, जिसका नाम क्या था? मिश्रित परीक्षण। इसमें क्या होता था कि वेस्टलर ने अशाब्दिक परीक्षण भी बनाया था और शाब्दिक परीक्षण भी बनाए थे दोनों वर्गों के लिए। जो शिक्षित है उसके लिए शाब्दिक परीक्षण, और अशिक्षित या फिर बड़े बच्चे हैं, मीन्स कि अशिक्षित है उनके लिए भी अलग, और छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी अलग, और बड़े बच्चों के लिए भी अलग। तो हम पहले उम्र के हिसाब से जो इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता वाला परीक्षण किया था वो देख लेते हैं। वेस्लर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण में शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों विशेषताएं विद्यमान है। यह परीक्षण 2 रूपों में निर्मित है। पहला प्रकार है WISC और दूसरा है WAIS। WISC का मतलब है वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जो 5 से कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के बालकों के लिए। सेकेंड है WAIS वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो 16 से 64 वर्षों के लिए है, बालकों के लिए है। भारत में पहला मिश्रण परीक्षण PN, यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, PN मेहरोत्रा ने 65 में बनाया, जो 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? मिश्रित परीक्षण पढ़ लिया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण पढ़ लिया, उसके बाद व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ लिया, और बुद्धि लब्धि की जो सारणी है उसको समझ लिया कि कौन सा IQ लेवल वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। फिर सूत्र को पढ़ लिया है। सूत्रों को पढ़ने के बाद बुद्धि लब्धि जो सूत्र दिए थे, जिन्होंने दिए थे, उनके बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि, और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। कौन से टॉपिक? बुद्धि लब्धि को। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में देख लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रति यानी कॉन्सेप्ट को 2 प्रमुख अमेरिकन मनोवैज्ञानिक पीटर सेलोवी तथा जॉन मेयर ने 1990 में प्रस्तुत किया, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी? इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, और दूसरी पुस्तक का नाम था व्हाट इज EI। EI का मतलब है यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्या हमें पता चला कि संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने।
ठीक है। पीटर सेलोवी और जॉन मेयर द्वारा यह संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय दिया गया था और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस और व्हाट इज़ ईआई। इसके प्रतिपादक कौन थे इन बुक के? तो पीटर सेलोवी और जॉन मेयर, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे वैज्ञानिक आए, डेनियल गोलमैन। उनका क्या कहना था और उनकी पुस्तक क्या थी? तो उनकी पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इन्होंने ये पुस्तक 1995 को लिखी थी और 1998 में लिखी थी। मीन्स कि बनी होगी या फिर 1995 से 98 तक बन चुकी होगी या फिर लिखना शुरू किया होगा 95 में और 98 में ख़त्म हुई होगी। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसका हिंदी अनुवाद है। से संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि मिली। तो अगर आपको पूछे संवेगात्मक बुद्धि की प्रसिद्धि कौन सी पुस्तक से या फिर किसके द्वारा मिली, तो डेनियल गोलमैन के द्वारा। या फिर संप्रत्यय किसने दिया? पीटर सोलोवी और जॉन मेयर ने। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन से? गार्डनर, थॉर्नडाइक, गुडसेल, बारोन, कारुसो और आदि भी थे। गोलमैन के अनुसार व्यक्ति के जीवन में सफलता का केवल 20% ही बुद्धि लब्धि कारण है, शेष 80% तो संवेगात्मक बुद्धि का परिणाम है। यानी कि एक बच्चा कोई भी सक्सेसफुल है तो या फिर एक व्यक्ति कोई भी सक्सेसफुल है तो उसका IQ लेवल में उसका भाग सिर्फ 20% है हिस्सेदारी, और 80% हिस्सेदारी उस परिणाम में किसकी है? संवेगात्मक बुद्धि की है। संवेगात्मक बुद्धि के इन्होंने कितने तत्व बताए थे? 5, जो मोस्ट IMP है, क्योंकि इनमें से एक जो तत्व है वो आपको गायब करके 3 तत्व सही जो दिए हुए हैं इनके वो देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, या फिर 3 गलत दे के एक तत्व सही देंगे। पहला आत्म अवगतता, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको आपने खुद के बारे में जानना ज़रूरी है। सेकंड, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, कि आपको खुद के बारे में खुद को मैनेज करना आना चाहिए। तीसरा है आत्म अभिप्रेरणा, मीन्स कि खुद को मोटिवेट रखना ज़रूरी है। परानुभूति, दूसरे के संवेगों का प्रत्यक्षण, मीन्स कि दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको भी समझना ज़रूरी है। संबंधों का संचालन, आपके अंदर सामाजिक कौशल होना चाहिए, समाज में अच्छी तरह से रहने का व्यवहार आपको आना चाहिए। ये संवेगात्मक तत्व थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूँ समझना, ये एग्जाम में आ सकते हैं तो इनको पढ़ना। आधुनिक मनोवैज्ञानिक द्वारा शामिल अन्य तत्वों आशावादीता भी है। कौन सा? मतलब कि इनमें एक और तत्व जोड़ा गया, आशावादीता, लेकिन मुख्यतः 5 है। संवेगात्मक बुद्धि का मापन EQ है। जैसे बुद्धि का मापक कौन सा है? IQ। वैसे ही संवेगात्मक बुद्धि की इकाई कौन सी? मापक इकाई EQ। बोरन द्वारा EQI, इमोशनल कोएटेंट इन्वेंटरी, तथा मेयर द्वारा निर्मित MESIS, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंट स्केल, संवेगात्मक बुद्धि प्रमुख मापनियाँ हैं। हमने जैसे कि बुद्धि की मापनियाँ देखी थी, वैसे यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि की भी अनेक, जैसे कि बोरन ने बनाई थी और मेयर ने भी बनाई थी। ठीक है। गोलमैन मॉडल, गोलमैन ने संवेगात्मक क्षमताओं के सेट के बारे में बताया, वह इसे 4 समूहों में बांटा। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल व उनके प्रतिपादक की अलग अलग वैज्ञानिक ने कौन कौन से मॉडल दिए थे? तो योग्यता आधारित मॉडल जो था वो जॉन मेयर और पीटर सेलोवी द्वारा दिया गया था। शील गुण आधारित जो मॉडल था वो KV पेट्रोई द्वारा। फिर मिश्रित प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो डेनियल गोलमैन के द्वारा, और निष्पादन का जो भी सिद्धांत है वो भी डेनियल गोलमैन द्वारा ही दिया गया था। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र देखें हम तो EI, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटल एज इंटू 100, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी बटे मेंटल एज इंटू 100। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ES बटे MA इंटू 100, ये सूत्र था किसका? संवेगात्मक बुद्धि का। तो इसको याद रखना है, बुद्धि लब्धि का सूत्र भी याद रखना है और ये वाला सूत्र भी याद रखना है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ हमने सेकेंड यूनिट भी आज कंप्लीट कर दिया। पहला यूनिट जो था वो बाल विकास पे था, उस पर हमने 5 वीडियोस मीन्स के 5 पार्ट में उसको पढ़ा। यह जो यूनिट था सेकंड, जो व्यक्तित्व और बुद्धि के बारे में था, इसको हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो थर्ड यूनिट के ऊपर रहेगा, जिसमें एक छात्र के बारे में बताया जाएगा आपको कि वो अधिगम कैसे सीखता है, उसके बारे में वो हम 1 या 2 पार्ट्स में ख़त्म कर देंगे थर्ड यूनिट, आज या कल में। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।